नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, आज हमारा बैकग्राउंड आपको बदला हुआ सा दिखाई दे रहा होगा। कारण ये है कि मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव में हूं और संयोग से मेरे बैकग्राउंड में आप देख पा रहे होंगे, मैं इस समय एक मतदान केंद्र पे हूं, यानी पोलिंग बूथ पे हूं, उस प्रेमाइसेस में हूं। बहरहाल, लेकिन प्रारब्ध के लिए आप सभी को कंटेंट देना ये भी हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। इसलिए व्यालोक जी और हमने ये निर्णय लिया कि भले आपको मेरे चेहरे पे लगातार पसीना दिख रहा हो, क्योंकि 42 डिग्री अभी तो नहीं, लेकिन 42 डिग्री बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन वीडियो का क्रम ऐसे ही जारी रहेगा। आइए स्वागत कर लेते हैं व्यालोक जी का। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दर्शकों, मैंने बार बार कहा है कि व्यालोक जी आजकल समय की इतनी बचत करते हैं कि वो अब खुद को अनम्यूट नहीं करते, ताकि नमस्कार प्रणाम इशारे में हो जाए। और दर्शकों, प्रारब्ध के दर्शकों का और व्यालोक जी का वो रिश्ता कायम हो चुका है कि अगर व्यालोक जी नकाब लगा के या अपना कैमरा ऑफ करके भी प्रारब्ध के साथ बातचीत करें, तो दर्शक उसका भरपूर आनंद लेते हैं। व्यालोक जी, वैसे तो स्थापित मीडिया के बारे में हम लोग जब भी बात करते हैं, और वो भी खास तौर से मैं आपके साथ इतना मतलब अत्याचार करता हूं कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, और जब मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में बात करता हूं तो बड़ी बुरी बुरी बात ही करता हूं आपसे। हालांकि उसमें सुर ताल आप भी मिलाते हैं। अब ये आपके पेशे के साथ आप कितनी गद्दारी कर रहे हैं, ये तो आपके पेशे वाले ही बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री ने लगातार इन चुनावों में न सिर्फ बाइट दिया है, मैं बाइट से शुरुआत कर रहा हूँ। कहना ये चाहिए था कि न सिर्फ इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन उल्टा शुरुआत में कर रहा हूँ। दर्शकों, आप सबने ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री लगातार इंटरव्यूज कर रहे हैं, हर चुनाव के पहले देते हैं वो इंटरव्यूज। लेकिन इस बार तो वो बाइट तक भी पहुंचे हैं और टीवी चैनलों को उन्होंने बाइट भी दिया है। बहुत सारे दर्शक एक व्यालोक जी कमेंट कर रहे थे कि प्रारब्ध आप भी ट्राई कीजिए, प्रधानमंत्री आपके साथ भी वीडियो कर लेंगे। तो ये आप सबका आशीर्वाद है। एक दिन यह भी संभव हो सकता है आपके आशीर्वाद से। इंडिया टीवी को एक लंबा साक्षात्कार दिया उन्होंने, और मैंने जब उस पूरे कार्यक्रम को देखा तो मुझे पहली नजर में वो हाउडी मोदी टाइप का प्रोग्राम लगा। इतनी भव्यता थी, इतनी विशालता थी। बहरहाल, उस 1.5 घंटे की अपनी बात में प्रधानमंत्री ने ऐसे तमाम बिंदुओं को छुआ जिस पर मुझे लगता है कि व्यालोक जी के साथ एक चर्चा बनती है। व्यालोक जी, सबसे पहला तो ये कि क्या बोले प्रधान जी, और क्या खूब बोले और 1.5 घंटे बोले। मुझे नहीं लगता है कि कोई अध्याय उन्होंने छोड़ा हो। टीवी चैनलों के लिए इतनी ब्रेकिंग उन्होंने दी, और बहुत से रहस्य उद्घाटन भी उन्होंने किए और भविष्य की भी बातें की, और बड़ी बेतकल्लुफी से बात करते हुए नजर आए। क्या कहेंगे आप उस कार्यक्रम के बारे में? हालांकि उस कार्यक्रम के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जो कहा वो, हम इंडिया टीवी का कोई कार्यक्रम की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो 1.5 घंटे में बोला, उसको कैसे देखते हैं पहली नजर में? बेतकल्लुफी जो शब्द आपने कहा, वह कुंजी है उस पूरी बातचीत को समझने की। प्रधानमंत्री अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि अब उनकी भाषा, उनकी बोली और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसको अगर हम लोग देखें, उसको अगर एनालाइज करें, तो वो पूरी तरह से एक अभिभावक की हो गई है, जो अपनी चीजों को लेकर आश्वस्त है, उसको परिवार को कैसे चलाना है, और वह अपने परिवार के हर एक सदस्य को जान रहा है, जो थोड़े बदमाश हैं, जो थोड़े निखट्टू हैं, जो थोड़े लाचार हैं, जो थोड़े आलसी हैं, और वह हर एक को उसी हिसाब से, मतलब टेरिटोरियल जो प्रेफरेंस कहते हैं, अपने हर एक ऑडियंस को समझना और उसको कैटर करना और उस तक अपनी बात पहुंचाना, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी तरफ अगर आप यहाँ थोड़ी सी तुलना करनी होगी, हालांकि तुलना का ये समय नहीं है, फिर भी दूसरी तरफ अगर आप विपक्षियों को देखें तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वह खींचने वाली हो गई है, आक्रामक हो गई है। जैसे केजरीवाल हैं, वो अपने बुजुर्ग माता पिता को जबरदस्ती धूप में ले जाके खड़े हो जा रहे हैं, जबकि पुलिस पहुंची भी नहीं। पुलिस ने खंडन भी कर दिया कि ऐसा नहीं है, और मान लीजिए कि पुलिस अगर आएगी भी, तो आपके यहाँ अगर मारपीट होती है तो आपके परिवार का जो भी सदस्य उस समय मौजूद था, उससे पुलिस पूछताछ करेगी। आप उसमें घर से बाहर निकाल के 42 डिग्री धूप में अपने माँ-बाप को ले जा रहे हैं कैमरे के सामने, तो यह आपकी खींच को दिखाता है। विषधर राहुल की भाषा अगर आप देखिए, तो दिनानुदिन
उसके हिसाब से आक्रामक हो रही है, लेकिन जनता के हिसाब से अपमानजनक हो रही है, खीज वाली हो रही है और बहुत ही निंदनीय भाषा हो रही है। वह जिस तरह की घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहा है लगातार, और इसी तरह बाकी लोगों का देखिए, प्रधानमंत्री ने मंडपम में जो कुछ भी कहा और जिस तरह से कहा, तो इसकी शुरुआत उन्होंने राजस्थान के कोटा से कर दी थी, जब उन्होंने पहली बार मुसलमानों के बारे में एकदम नाम लेके और मुसलमानों को एड्रेस किया। ये मैं, आप और इस भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति जानता है कि आने वाले समय में इस समस्या को एड्रेस करना ही पड़ेगा, और मैं जब समस्या बोल रहा हूं तो सचमुच ये समस्या है और आप इसको कालीन के अंदर बुहार के नहीं रह सकते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भाई अब मेरे कॉल रिकॉर्ड देखोगे क्या, मेरे कॉल रिकॉर्ड चेक करोगे क्या, रूस यूक्रेन के मुद्दे पर कहा। तो जब प्रधानमंत्री इस तरह की बातें बोल रहे हैं, उनको 4 जून के आगे के न्योते भी मिलने शुरू हो गए हैं। मतलब एक दुनिया में भी इस तरह की छवि बन गई है कि मोदी इज कमिंग बैक। यहाँ तक कि मीठे योगेंद्र यादव जो हैं, योगेंद्र सलीम यादव, उन्होंने भी कह दिया है कि 260 270 सीटें बीजेपी ला रही है। अगर बीजेपी 260-70 ला रही है तो भाई एनडीए भी ला रही है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने 2 खुलासे जो किए 370 का, जिस पर हम लोग ये कयास लगा रहे थे, हम लोगों ने चर्चा भी की थी, आपने कहा भी था, शायद आप ही ने कहा था कि वह अनुच्छेद 370 से संबंधित मामला लगता है और इसीलिए उन्होंने संसद में कहा। प्रधानमंत्री ने ये बात कह भी दी। 400 का मामला हम लोग बार-बार कह रहे थे कि ये विपक्षी ट्रैप में फंस गए हैं, और प्रधानमंत्री जब ये बात खिलखिलाते हुए बोल रहे थे तो वह मुझे प्रधान सेवक कम लग रहे थे, परिवार का वह बुजुर्ग आदमी लग रहा था जो कहीं चॉकलेट छुपा के रख लेता है और रात में चुपके से खा ले, और तब जो वो खिलखिलाहट, वो जो बच्चे की सी मासूमियत दिखती है कि देखो मैंने फंसा दिया तुम लोगों को, वो दिख रहा था। और उस व्यक्ति को इन लोगों ने कितनी गालियां दी हैं, कितने अपमानजनक शब्द कहे हैं, बावजूद इसके आप बिल्कुल। देखिए कि एक शब्द नहीं निकला। हाँ, अब जो अनुभवी चोर है उसको तो भाई अनुभवी चोर ही बोला जाएगा, जिसने पीएचडी कर रखी है चोरी में, जिसने जगह जगह से अनुभव लिया है, कभी फोर्ड फाउंडेशन से अनुभव लिया है, कभी मदर टेरेसा वाले फाउंडेशन से अनुभव लिया है, तो उसको तो कहना बनता है। राष्ट्रीय नीति हो, विदेश नीति हो, अर्थ नीति, इस 1.5 घंटे में या आगे का विजन हो। आज के दौर में हमारे देश में नेताओं के साथ सबसे बड़ी कमी जो है, और मोदी की जो काट नहीं मिल पा रही है, कि हुँ, मोदी अत्याधुनिक हैं, मोदी विजन रखते हैं, एक दर्शन रखते हैं, एक रोड मैप देते हैं कि उनके सामने इस देश को आगे ले जाने का क्या विजन है। अब उनके प्रतिद्वंदी देखिए, देखिए मुझे सचमुच बहुत दुख होता है कि मोदी के खिलाफ आप कहाँ विषधर राहुल को ले आ रहे हैं यार, कहाँ कंजर को ले आ रहे हैं, कहाँ अब आप कल को तेजस्वी यादव को खड़ा कर देंगे, परसों आप उस दिल्ली वाले को खड़ा कर देंगे जो लड़की छेड़ने के लिए आरोपित हो चुका है, आरोपित नहीं सॉरी दंडित हो चुका है बाकायदा अपनी यूनिवर्सिटी से, जो सेना को कहता है कि भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी है। अब आप उन लोगों को अगर खड़ा करेंगे तो मोदी तो भाई कच्चा चबा ही जाएंगे ना, क्योंकि विजन नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम 2047 में क्या करेंगे, और जी। ये विषधर क्या कह रहे हैं कि हम जाति गिनेंगे, हम स्कैन कर देंगे, हम एमआरआई कर देंगे, और उसके बाद जब आप हमें दे देंगे, और ऐसी भाषा कि उस पर हंसी भी लगे, क्रोध भी आए, खीज भी हो। तो ये मोदी का जो पूरा 1.5 घंटे का था, जी, उसको अगर आप देखें, हम देखें, एनालाइज करें, तो राष्ट्र नीति से लेकर विदेश नीति तक कोई पहलू उन्होंने नहीं छोड़ा। और यह बिल्कुल। अंतिम 2 चरण, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो छठे चरण का मतदान चल रहा है, 7वें चरण मेरे का पीछे बाकी है। मेरे मेरे पीछे मतदान चल रहा है। मैंने जी, दर्शकों को ही बताया बिल्कुल। और ये दोनों चरण बहुत बुरी तरह प्रभावित होंगे पॉजिटिवली मोदी के लिए और भाजपा के लिए।
बिल्कुल सही बात है और आपने एक चीज़ कहा ना कि एक उनमें एक गार्जियन की छवि और वो जो चॉकलेट वाला उदाहरण आपने दिया, मुझे लगता है कि दर्शकों तक वो बात पहुँच जाएगी। एक चीज़ आपने देखा, ध्यान दिया उनकी पूरी बातचीत में, ये वो कॉन्फिडेंट तो दिखाई दे रहे हैं और मज़े की बात है वो खुद कॉन्फिडेंट जितने दिखाई दे रहे हैं, उतना ही उनका वोटर न कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है, बल्कि बाहर विदेश के लोग भी उतने ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। अच्छा, अब चूँकि छठा चरण मतदान का चल रहा है, इसके बाद 1 तारीख को एक अंतिम 7वां चरण संपन्न हो जाएगा। मैं दर्शकों तक ये बात पहुँचाऊँ, उसी बीच में थोड़ा-सा विषयांतर कर रहा हूँ, चूँकि आज चुनाव चल रहे हैं और आप सभी से अपील है कि जहाँ-जहाँ ये वीडियो पहुँच रहा है और अगर मतदान से पहले हम प्रयास करेंगे कि वीडियो पहुँच जाए आप तक, तो अपने-अपने इलाके में जाइए, मतदान का कर्म निभाइए, उसका धर्म निभाइए। मैंने एक उत्साह देखा है। मैं आपको बताऊँ मैं जिस मतदान प्रेमिसेस में हूँ, वहाँ पोलिंग एजेंट साहब नहीं आए थे, लेकिन वोट डालने के लिए बुज़ुर्ग मैं कह रहा हूँ सीनियर सिटीज़न संभवतः इस बूथ के सबसे सीनियर कुछ सिटीज़नों में से वरिष्ठ वोटर्स में से यहाँ पर पौने 7 बजे आके लाइन में खड़े हो गए थे। तो ये उत्साह दिखाई दे रहा है, वोट किसको पड़ रहा है, किसको नहीं पड़ रहा है, मतदान केंद्र पे बैठ के हमारी आपकी ये विवेचना नहीं है। मैं आपसे ब्यालोक जी ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने 1.5 घंटे जो कुछ बोला और उन्होंने कुछ खुलासे किए, देश नीति बताई, विदेश नीति बताई, उसी के साथ चिंगोटियाँ भी खूब जम के काटी। जम-जम के, भर-भर के चिंगोटियाँ उन्होंने काटी और एक चीज़ जो मैं पूरी उसमें क्योंकि 1.5 घंटे की वो चर्चा उनकी रही, एक चीज़ जो मैं निकालता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही कुछ नहीं कह देते, मेरा ये मानना है। अगर वो हल्के-फुल्के अंदाज में भी कोई बात करते हैं, तो उसके गूढ़ अर्थ निकलते हैं। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने एक बात कही, आपने ध्यान दिया होगा, आपने तो सुना ही है। उन्होंने क्या कहा, जब रजत शर्मा ने उनसे पूछा कि भई आप तो वहाँ पहुँच गए आप अचानक, तो उन्होंने क्या कहा कि वहाँ के लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने ये कहना शुरू किया कि साहब ये तो बिना वीज़ा आ गए, बिना वीज़ा आ गए। उन्होंने क्या कहा, अरे भाई, वो तो मेरा ही देश है, मेरा ही था, बिना वीज़ा के चला गया, क्या हो गया? मैंने उसको इस तरीके से परिभाषित किया दर्शकों कि प्रधानमंत्री क्या यह कह रहे थे व्यालोक जी कि पूरा पाकिस्तान अनऑथराइज्ड अवैध तरीके से भारत के भूभाग पर कब्जा किया हुआ है। यहाँ तो मामला सर पीओजेके से बहुत आगे बढ़ के पूरे पाकिस्तान की बात कर गए। जब वो कहते हैं कि बिना वीजा वो मेरा ही है, ये क्या है? देखिए पीओ जेके की तो तारीख बता दी है। मोदी जी से ज्यादा खतरा अब जिन लोगों को लग रहा है कि मोदी जी तो अब सॉफ्ट हैं और उनसे ज्यादा खतरनाक आदमी आ गया है उत्तर प्रदेश में जहां आप बैठे हुए हैं। और ये ध्यान दीजिए, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। ध्यान दीजिए कि इस चुनाव में कम से कम 5 रैलियों में और रजत शर्मा के इस इंटरव्यू में मोदी जी ने साफ साफ योगी का नाम लिया है और इस तरह से नाम लिया है जैसे बेटन अब योगी जी के हाथ में वो देने का सौंप चुके हैं अगले चुनाव में या जब भी वो देंगे। ये बहुत गौर करने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई पहले मोदी से डराते थे, अब तो योगी जी आ गए हैं और योगी जी डरा रहे हैं। एक सभा में उन्होंने कहा कि भाई योगी जी से सीख लो बुलडोजर कहाँ चलाना है। दूसरी सभा में उन्होंने कहा कि योगी जी से सीखो कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक करते हैं, निवेश को कैसे आकर्षित करते हैं। तो जी, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि वो बार-बार योगी का नाम ले रहे हैं। व्यालोक जी, एक बार उन्होंने यह भी कहा है कि योगी जी मेरे मुख्यमंत्री हैं और मैं बनारस का सांसद हूँ, मुझे भी एक सांसद के रूप में रिपोर्टिंग अपने मुख्यमंत्री को करनी है। ये भी कहा है उन्होंने। जी, और मुझे गर्व है कि मैं उनका सांसद हूँ, ये भी उन्होंने कहा है। तो इसके निहितार्थ भी समझने की जरूरत है। योगी जी दूसरी तरफ 6 महीने की तारीख भी बता देते हैं कि भाई पीओजेके पर हम लोग 6 महीने बाद कर लेंगे मामला। और ये बीच चुनाव में इन लोगों ने शुरू किया है, आप ध्यान देंगे तो कि
दूसरा या तीसरा चरण जब बीच का मामला था, तभी से ये बात शुरू हुई है पीओजेके की और उसके बाद की। अब उसमें देखने की बात ये है कि पीओजेके से आगे बढ़ के अब पूरे पाकिस्तान पर ही भाई ने दावा ठोक दिया है। और पाकिस्तान की जो हालत है, 2-3 बातें हमें समझने की ज़रूरत है, जो ये लोग बार-बार कहते हैं ना, मैं यहाँ के विपक्ष से मेरे जैसा कोई भी आदमी अगर चिढ़ की हद तक पहुँच गया है, तो उसकी वजह है। नोटबंदी की गई, नोटबंदी भारत में हुई और कमर टूट गई पाकिस्तान की। आप ध्यान दीजिए कि जब से नोटबंदी हुई, तब से पाकिस्तान धीरे-धीरे जाते-जाते और आज उसकी हालत ये है कि अगर आईएमएफ भीख देना बंद कर दे, तो पाकिस्तान जो भी रहा-सहा ढांचा है, वो टूट जाएगा। अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर उसके घमासान चल रहा है, सिंध में घमासान है, बलूचिस्तान अलग होने को तैयार है और उधर जो चीन जहाँ काम चला रहा है सीपेक के नाम पर, गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह का जो एरिया है, वहाँ पर जब न तब दंगे हो रहे हैं, चीनी लोगों को मारा जा रहा है और सारी चीजें हो रही है। तो पाकिस्तान एक आदर्श फेल्ड स्टेट है। ये बड़ा विरोधाभासी लगेगा, लेकिन वह आदर्श फेल्ड स्टेट है। उसमें बस थोड़ी-सी चिंगारी डालने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि ये देखने की और ये समझने की बहुत ठीक से ज़रूरत है, जी। 2 चीज़ों की, क्योंकि ये विदेश नीति का मामला है। तो जो भी मैं समझाऊँ या जो भी मेरी बात होती है इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट से, आप जी। जानते हैं कि और दर्शक जानते हैं कि थोड़ा बहुत जेएनयू से पढ़ा लिखा होने के नाते वहाँ जो इंटरनेशनल स्टडीज़ के लोग हैं, उनसे बातचीत होती है। उनका ये कहना है कि भारत की पिछले 10 साल में जो विदेश नीति बदली है, जी। उसने मतलब लगभग 70 वर्षों के प्रतिष्ठानों को हिला दिया है, क्योंकि पहले भारत रिएक्ट करता था, एक्ट कभी भारत हुँ। नहीं करता था। भाई यहाँ ये हुआ तो हम ये करेंगे। अच्छा, पहले चेक करेंगे कि अमेरिका क्या कर रहा है, रूस क्या कर रहा है, यूएसएसआर जब तक था तो वो क्या कर रहा है। और कई वर्षों तक तो यूएसएसआर के हिसाब से हम लोग चलते थे, वो हमारे यहाँ के लोगों को पेरोल पर रखता था केजीबी और ये सारी चीजें मित्रों के आर्काइव्स में है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि भारत एक्ट कर रहा है। भाई हमें तेल खरीदना है तो हम खरीदेंगे। अमेरिका खरीदेंगे, रिएक्ट अच्छा। करता है, यूरोपियन बिल्कुल। यूनियन रिएक्ट करता है और उसके बाद हमारे विदेश मंत्री जो हैं, वो 2 लाइन बोलते हैं और वो पूरे तो मसले की हवा निकाल देते हैं देशी और भाषा में वो कहूँ तो आईना कहर दिखा ढा दे देते रहे हैं हैं। आजकल जयशंकर जी। अगर मैं देशी भाषा में कहूँ तो वो तो गजब कर रहे हैं साहब, कहर ढा देते हैं। आते हैं, एक हाँ, लाइना देते हैं और उसके बाद तुम तड़ाम करके निकल लेते हैं। तो ये जो जुगलबंदी हो रही है, देखिए मोदी के साथ लोग हमेशा कहते हैं कि वन मैन आर्मी है और वगैरह-वगैरह, तानाशाह हैं, डिक्टेटर हैं, अद्भुत डिक्टेटर हैं। तमिलनाडु में भाई जब गए तो भाई हिंदू द्रोही उस नाबदानी कीड़े के बाप ने वहाँ इम्पोज कर दिया 144। अभी कोलकाता में 60 दिनों का कर्फ्यू इम्पोज हो गया, जबकि 28 या 29 को मोदी जी की रैली है। तमिलनाडु में वही हुआ, केरल में वही हुआ। ये कैसे डिक्टेटर हैं भाई? अच्छा, उस डिक्टेटरशिप को छोड़िए, पार्टी में योगी जी का गुणगान कर रहे हैं, दिन-रात बजा रहे हैं। एस जयशंकर को लग रहा है कि इतना फ्री हैंड किसी भी विदेश मंत्री को मुझे नहीं लगता कि नहीं मिला। जहाँ पर एक-एक लाइन बोलने पर विदेश मंत्री तो छोड़िए, कोई साधारण डिप्लोमैट इस तरह की भाषा नहीं बोलता था, जो हमारे आपके मन की बात है। और डिप्लोमेसी में कहा जाता था कि आपको बहुत सोच समझ के बोलना सोच है, समझ तौल के। के बोलना है। जयशंकर नहीं बोल रहे हैं। तो मोदी एक टीम प्लेयर भी हैं, बशर्ते आप उनकी टीम में खेलने की योग्यता रखें। मोदी बहुत बड़ी बात। डिक्टेटर भी हैं, ऐसे डिक्टेटर हैं जो लगातार अपने ऊपर डिक्टेटरशिप होने दे रहे हैं और विदेश नीति के मामले में वह सुयोग्य व्यक्ति के हाथ में संचालन देकर चुपचाप बैठे हुए हैं कि ठीक वो बात। देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान के संदर्भ में उनकी कही हुई बात को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। बहुत गंभीरता से, बिल्कुल आपने सही कहा व्यालोक जी। और मैंने जब ये सेंटेंस सुना, तो सच बताऊँ मैं उस कार्यक्रम को थोड़ी देर के लिए मैंने पॉज़ कर दिया और मैं सोचने लगा ये कह क्या गए?
और दर्शकों आप खुद सोचे हैं कि जब वो ये कह रहे हैं कि भाई वहां मुझे वीजा की क्या जरूरत है, ये कितनी बड़ी चीज है। इसको विदेश की मीडिया किस तरीके से डिकोड कर रही है, मैं अपने देश की मीडिया से व्यालोक जी आई एम सो सॉरी, मैं कोई उम्मीद नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकता। और वहां के न्यूज रूमों में जो ज्ञान का स्तर है, मैं उसको क्या ही चैलेंज करूं, जिस पर कि अरविंद केजरीवाल को मिला है पेरोल और चिल्लाया जा रहा है इतने दिनों से कि उनको इंटरिम जमानत मिली। अरे भाई साहब, तो ये तो हाल है। ये बेहद महत्वपूर्ण। और व्यालोक जी आपने जिस तरीके से कहा, मुझे उम्मीद है कि दर्शक प्रधानमंत्री जी के उस 1.5 घंटे के संवाद को देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हालांकि नहीं, दूसरे चैनल का वो कार्यक्रम है, हम डिस्क्रिप्शन में नहीं डालेंगे, हाँ कमेंट में पहला जो प्रारब्ध का कमेंट होगा वो पिन कमेंट होगा, उसमें वो कार्यक्रम का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको देखिए जरूर। और ये 20-22 मिनट की जो हमने बात किया है, उस 1.5 घंटे में लगभग मुझे लगता है कि 150 ऐसे एपिसोड बनते हैं जिसके एक एक सूत्र पर इतनी लंबी बात हो सकती है। तो वो अब पूरी तरह खुल के खेल रहे हैं। और आपने वोट पर इफेक्ट की बात कही, साहब देखिए जो अंडर करंट है, चाहे वो राम मंदिर का अंडर करंट हो, चाहे उनके काम का अंडर करंट हो, चाहे आम जन में लाभार्थी के रूप में कन्वर्ट हो चुके उनका जो अपना वोट बैंक है। अब मुझे, मैं बताऊं व्यालोक जी, मुझे घृणा थी वोट बैंक नाम के शब्द से, लेकिन जब आप जमीन पर घूम के आप देख रहे हैं प्रारब्ध लगातार दर्शकों जमीन पर जा रहा है। इस वीडियो में भी हो सकता है मेरे ऑडियो, मेरे साउंड में बहुत सारी व्यवधान भी हो, उतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं आई हो, बैकग्राउंड भी आपको दूसरे टाइप का दिख रहा होगा, तमाम डिस्टरबेंस हो रही होंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि व्यालोक जी की आवाज, चूंकि वो अपने स्थान पर हैं, तो वो आपको सुनने को मिल रहा होगा। मैं जब ये कह रहा हूं कि साहब वोटर में उत्साह है, खुद प्रधानमंत्री में उत्साह है, वोटर का कॉन्फिडेंट है, वोटर द्वारा उनको गारंटी है तीसरे टर्म की, और उनको वोटर के प्रति उनकी गारंटी है कि हम और ज्यादा काम करके दिखाएंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री का वो 1.5 घंटे की बातचीत आप सबको सुननी चाहिए। और अंततः कुल निकल के ये आ रहा है, जिस बात को आपने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया, कि वो बार बार योगी जी को रिफर कर रहे हैं। तो इसके क्या संकेत है, क्योंकि प्रधानमंत्री की किसी बात को मैं कम से कम हल्के में नहीं ले सकता, व्यालोक जी आप भी हल्के में नहीं ले सकते। एक चलते चलते उदाहरण आपको बता दूं, उज्ज्वला योजना जब वो लॉन्च कर रहे थे, उसी समय 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव विधानसभा के आने वाले थे, तैयारियां भी चल रही थी। उन्होंने बलिया शहर का चुनाव किया, बलिया का चुनाव किया वो योजना लॉन्च करने के लिए। तो लोगों को ये लगा कि ये उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बना रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब मंच से बोलना शुरू किए तो उन्होंने पहला सेंटेंस जब कहा कि मित्रों, बलिया पूरे देश का अकेला वह जिला है जहां आबादी के अनुपात में सबसे कम एलपीजी गैस कनेक्शन। आप सोचिए, इतना महीन काम। यानी एक बात, एक शेर मुझे याद आ रहा है, कई बार मैंने दोहराया है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, हो सलीका तो हर बात सुनी जाती है। तो प्रधानमंत्री इसके धनी हैं, प्रधानमंत्री टाइमिंग के धनी हैं, और टाइमिंग के तो इतने धनी हैं कि 2047 के कार्यक्रम बना रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है, और ऐसे में एक बार फिर आप सभी से हाथ जोड़ के निहोरा, हम पसीना बहा रहे हैं एक मतदान केंद्र की प्रेमाइसेस में, आप भी निकलिए और जाके वोट डालिए, अगर आपके यहाँ चुनाव अभी आज चल रहे हो तो। और जिनके यहाँ 1 तारीख को, मैं भी वो सौभाग्यशाली हूँ, अभी तक मेरे दोनों उंगलियों में से किसी एक में भी आपको नीला निशान नहीं दिख रहा होगा। 1 तारीख को जब दोपहर बाद में वीडियो बनाऊंगा तो मुझे सच में बताऊं बड़ी जलन हो रही है, जो है, और इसीलिए मैं खींच खींच के अपने गेस्टों से कह रहा हूँ कि अपनी उंगली दिखाइए। उंगली दिखा रहे हो, मेरी उंगली सादी है, तो मैं लोकतंत्र के इस महापर्व के हिस्सा बनने के लिए बेताब हूँ, और आप भी यही जोश बनाए रखिए। व्यालोक जी आपने समय दिया, और दर्शकों मैं एक बार क्षमा चाहूंगा अगर आपको वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी में कुछ भी तकलीफ हो रही हो, अच्छा ना लग रहा हो तो झेल लीजिएगा। व्यालोक जी की आवाज आपको अच्छे से आ रही होगी, उनका बैकग्राउंड वही है, मेरा बैकग्राउंड हो सकता है पीछे से आपको मोर की आवाज, कभी चिड़ियों की आवाज, कभी जीप की आवाज, और पीछे दूर आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा हो क्योंकि वहां पर धूप बहुत ज्यादा है। तो मैंने एक परित्यक्त इस कैंपस की जो एक बिल्डिंग है उसके झरोखे से आपको पीछे का हाल दिखा रहा हूँ। व्यालोक जी आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों इसी के साथ आज की इस चर्चा को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। जय सिया राम। जय जय सिया राम।